नमस्कार। आज हम उत्तम नगर के 2025 के चुनावी जनादेश का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। ये आंकड़ों और सिस्टम की नज़र से एक पड़ताल है। यहाँ बात किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नब्ज को समझने की है कि जमीन पर बदलाव आखिर कैसे और क्यों होते हैं। तो चलिए सीधे उत्तम नगर की जमीन पर चलते हैं। ये जो नक्शा है, ये सिर्फ एक इलाका नहीं है। ये दिल्ली की राजनीति का एक ऐसा अहम केंद्र है जहां की हर हलचल पूरी राजधानी में गूंजती है। यहाँ के मतदाता जो फैसला करते हैं, उसका असर बहुत दूर तक जाता है। हर चुनाव अपनी एक कहानी कहता है, पर उस कहानी को सच में समझने के लिए पहले वहां के लोगों को और उस जमीन की तासीर को समझना पड़ता है। उत्तम नगर में मध्यम वर्ग भी है, मजदूर भी और छोटे कारोबारी भी। सबकी चिंताएं बहुत सीधी और सच्ची हैं। रोजगार, महंगाई, मोहल्ले की साफ सफाई, पानी बिजली के मुद्दे। और यही वो जमीन है जिस पर राजनीति की फसल उगती है। इस पूरी पड़ताल को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। हम उत्तम नगर की जमीन को समझने से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे। हम देखेंगे कि हवा का रुख क्यों बदला, उम्मीदवार के सामने क्या चुनौतियां थीं, वापसी के लिए 90 दिनों का एक रोड मैप कैसा हो सकता है, और सबसे आखिर में कि कैसे शासन को सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक हकीकत बनाया जा सकता है। तो अब बात करते हैं आंकड़ों की। राजनीति में भाषण और भावनाएं जरूरी हैं, पर चुनाव के बाद जो असली कहानी सामने आती है वो नंबरों में छिपी होती है। चलिए 2025 के जनादेश के पीछे के सच को आंकड़ों की मदद से परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल ये है कि 2025 के इस फैसले ने असल में कहा क्या? ये सिर्फ एक पार्टी की जीत या दूसरी की हार से कहीं ज्यादा गहरी बात थी। ये मतदाताओं के बदलते हुए मिजाज, उनकी उम्मीदों और शायद उनकी कुछ निराशाओं का एक आईना था। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। 2015 और 20 में कहानी बिल्कुल साफ है। आम आदमी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले और आसान जीत हासिल हुई। लेकिन 2025 आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। एएपी का वोट शेयर लगभग 17% नीचे चला गया और बीजेपी का 9% ऊपर। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं था, ये एक तरह का राजनीतिक भूकंप था। पहला आंकड़ा जिस पर हमें रुकना होगा वो है 52.84%। ये सिर्फ एक जीत का नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उत्तम नगर के आधे से ज्यादा वोटरों ने एक बहुत बड़े बदलाव के पक्ष में अपना मत दिया। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। 37.77%। ये आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है, जो 54% की ऊंचाई से सीधे यहां गिरा। सोचने वाली बात यह है कि ये वोटर गया कहां? क्या वो निराश था या उसने किसी और पर भरोसा जताया? हमें इसकी तह तक जाना होगा। और एक तीसरा नंबर भी है जो बहुत कुछ कहता है, मतदान का प्रतिशत। 2015 में जब एक लहर थी तब 71% लोगों ने वोट डाला था। 2025 में ये आंकड़ा घटकर 59% से भी कम रह गया। जब लोग वोट देने के लिए घरों से नहीं निकलते तो ये अक्सर एक खामोश संदेश होता है कि मौजूदा राजनीति से या तो वो थक चुके हैं या फिर नाखुश हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक साथ हमारे सामने रखती है। देखिए कि कैसे 2013 से एपी का ग्राफ ऊपर गया और 2025 में एकदम से नीचे आया, जबकि बीजेपी ने ठीक इसके उलट एक सफर तय किया। मतलब साफ है, 2025 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि सालों से चल रहे एक ट्रेंड का टूटना था। तो अब तक हमने ये देख लिया है कि क्या हुआ। अब वक्त है ये समझने का कि ऐसा क्यों हुआ। इस हिस्से में हम उन वजहों की गहराई में जाएंगे जिनके कारण उत्तम नगर में चुनावी हवा का रुख पूरी तरह से बदल गया। तो आखिर ये बदलाव हुआ क्यों? जब हम इन सब डॉट्स को जोड़ते हैं तो 4 मुख्य वजहें सामने आती हैं। पहली, वोटिंग का कम होना, जो कहीं न कहीं निराशा का संकेत था। दूसरी, एक अनुभवी चेहरे को हटाकर एक नए उम्मीदवार को टिकट देना। तीसरी, बीजेपी का विकास का नैरेटिव लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। और चौथी वजह, हो सकता है कि 10 साल की सरकार के बाद लोग कुछ बदलाव चाहते हों। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। हमारे लोकतंत्र में पब्लिक में कही गई हर बात एक जिम्मेदारी है। वोटर के फैसले का विश्लेषण जरूरी है, लेकिन यह हमेशा हर एक इंसान की गरिमा और उसकी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए होना चाहिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हर आवाज सुनी जाए, सिर्फ गिनी ना जाए। चलिए अब बात करते हैं उम्मीदवार की। विधानसभा जैसे चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा बहुत मायने रखता है।
अब हम ये देखेंगे कि एक पुराने और अनुभवी विधायक को बदलकर एक नए चेहरे को मैदान में उतारने का फैसला कितना सही या गलत साबित हुआ। ये पोष बालियान का एक स्वॉट एनालिसिस है। उनकी ताकत थी उनका राजनीतिक परिवार और एक नया चेहरा होना, साथ में पार्टी का पूरा सपोर्ट। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी थी अनुभव की कमी और जमीन पर अपनी निजी पहचान का न होना। उनके पास युवाओं को जोड़ने का मौका तो था, लेकिन सामने बीजेपी का मजबूत संगठन और राष्ट्रीय मुद्दे एक बड़ा खतरा बनकर खड़े थे। ये स्कोर कार्ड असल समस्या को और भी साफ कर देता है। भरोसे के मामले में वो साबित नहीं हुए थे, क्योंकि लोगों ने उनका अपना कोई काम नहीं देखा था। काम दिखाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रही थीं। और उनका निजी प्रभाव भी सीमित था। जो कुछ था वो पार्टी की मशीनरी के दम पर था। ये तीनों कमियां मिलकर एक बहुत बड़ी चुनौती बन गईं। तो हार के कारणों को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। अब हम एक 90 दिन की योजना की बात करेंगे, जिसे हमने द 90 डे लैडर नाम दिया है। ये जनता से दोबारा जुड़ने और विश्वास बनाने का एक रोड मैप है। इस रणनीति के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, उम्मीदवार को अपनी एक ऐसी कहानी बनानी होगी जो लोगों के दिलों से जुड़े। दूसरा, लोगों से सीधा संपर्क साधना होगा, घर घर जाकर उनकी बात सुनकर। तीसरा, विपक्ष के हर आरोप का जवाब तथ्यों के साथ देना होगा। और चौथा, स्थानीय समूहों के साथ मिलकर काम करना होगा, जैसे RWA और व्यापार संघ। और इस योजना को 90 दिनों में कैसे लागू किया जाए, ये टाइमलाइन वो दिखाती है। पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ लोगों की बात सुनने के लिए हैं। अगले 30 दिन अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए हैं। उसके बाद के 15 दिन हर गली हर मोहल्ले तक पहुंचने के लिए। और आखिरी 14 दिन ये पक्का करने के लिए हैं कि आपका वोटर पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे। ये सिर्फ चुनाव जीतने का प्लान नहीं है, ये लोगों का भरोसा वापस जीतने का प्लान है। कोई भी चुनावी रणनीति तब तक अधूरी है जब तक वो शासन से न जुड़े। ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे मतदाताओं की असल समस्याओं को समझा जाए और उन्हें ठोस समाधान में बदला जाए, क्योंकि दिन के आखिर में लोग वादे नहीं, काम चाहते हैं। ये शायद इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी स्लाइड है। ये दिखाती है कि लोगों की शिकायतों को एक्शन में कैसे बदला जा सकता है। एक तरफ है लोगों की दिक्कतें, सड़क में गड्ढे, पानी की किल्लत, बेरोजगारी, और दूसरी तरफ है उनके लिए ठोस उपाय, एक सफाई अभियान, एक हेल्पलाइन नंबर, एक स्किल सेंटर। जब एक नेता शिकायत को समाधान से जोड़ देता है, तभी असली विश्वास पैदा होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी राजनीतिक रणनीति कानून और नैतिकता के दायरे में ही काम करनी चाहिए। इसमें लोगों की निजी जानकारी का सम्मान और उनकी सहमति लेना सबसे ऊपर है। भारत का DPDP कानून भी हमें यही याद दिलाता है। आखिर एक नेता और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता ही तो सबसे बड़ी पूंजी है। और आखिर में MGR का ये कथन इस पूरी चर्चा का सार है। एक राजनीतिक करियर धागे दर धागे रोजाना की सेवा से बनता है। एक भी धागा अगर टूट जाए तो सालों की मेहनत उधड़ सकती है। राजनीति में टिके रहने का एक ही रास्ता है, लगातार सेवा और उससे बना अटूट विश्वास। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 42 21 402 पर कॉल करें। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080 4204 1602. Purpose beyond politics.